नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित हमारे इस विशेष अभियान में आज का हमारा विशेष टॉपिक शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल। सबसे पहले शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षण कौशल को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सामान्यतः शिक्षक के संदर्भ में है और जो हम लोग प्रायः शिक्षण कार्य करा रहे हैं उसमें हमें कितना परिवर्तन लाना है अपने व्यक्तिगत व्यवहार में, जिसकी वजह से छात्रों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं। तो सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षण अध्यापक के हाथ में एक ऐसी क्रांतिकारी तलवार है जिससे वह बच्चों के जीवन में आमूलचूल या अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकता है। इसी बात को विभिन्न शिक्षाविदों ने आपके सामने रखा हुआ है, तो मैं वही आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिपूर्ण, सुगम, प्रभावशाली बनाने की तकनीकी को शिक्षण कौशल कहते हैं। जनरल डेफिनेशन की जरूरत है आपको, बस ये आपको मिला। दूसरा हमारे पास है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का। शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली और सक्रिय बनाता है तथा शिक्षण शैली और शिक्षण अंतः क्रियाओं में सुधार लाता है। यह स्टेटमेंट है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का। और नेक्स्ट यहां पर स्टेटमेंट सेकेंड, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने हेतु सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई शिक्षण प्रक्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह कहना है डॉक्टर वी के पासी का। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट थर्ड, शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंत प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है और अधिगम को यानी लर्निंग को सुगम बनाते। यह है मैकिन्टायर और व्हाइट की स्टेटमेंट। और नेक्स्ट है शिक्षण कौशल मानसिक क्रियाओं की क्रमबद्ध और समन्वित प्रणाली है। यह है शैक्षिक शब्दकोश की परिभाषा। इन परिभाषाओं को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें चूंकि शिक्षण कौशल कवर कराना है और इस कौशल तक पहुंचने के लिए हमें इसकी प्रस्तावना और इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी थी, इसीलिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको कवर कराने का प्रयास हो रहा है। अच्छा, आइए चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। शिक्षण कौशल से लाभ क्या है? पहले मैं बता चुका हूं कि शिक्षण कौशल का लाभ शिक्षण यानी शिक्षण विधियों को तो होता ही है, वो व्यक्तिगत अध्यापक के जीवन में और बच्चों के जीवन में एक आमूलचूल या अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकता है। तो उससे किसको क्या फायदा होता है ये देखिए, शिक्षण कौशल से लाभ। तो पहला पार्ट यहां पर है कि शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। इससे शिक्षण कराने वाले को फायदा होता है यानी अध्यापक को फायदा होता है क्योंकि उसकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। दूसरा, विषय वस्तु सरल तथा सुगम हो जाती है। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं वो सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, उसकी पहुंच बच्चे तक आसानी से हो सकती है, वो आपके विषय को अच्छी तरह समझ सकता है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया तथा व्यवहार को संयमित करती है। फोर्थ, शिक्षण कार्यों के विश्लेषण में सहायक है। शिक्षण कार्य का मूलभूत उद्देश्य क्या है, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इस चीज को समझने में शिक्षण कौशल अति आवश्यक है। नेक्स्ट, अंतः क्रियाओं को सक्रिय बनाती है, मतलब शिक्षक छात्र के मध्य जो अंतः क्रिया है उसको सुगम बनाती है, सक्रिय बनाती है, सरल बनाती है। और लास्ट है, विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। जो जीवन के शिक्षण के आमूलचूल लक्ष्य हैं जीवन में, उनके उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य समाज के अनुकूल अपने को ढालना, समाज में अपने में व्यवहारिक या क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, ये सब शिक्षण कौशल और शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसी के लिए छात्रों को तैयार करना है। नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट है शिक्षण कौशल पहचानने की विधियां, कि शिक्षण कौशल को कैसे पहचाना जाए, कौन सा शिक्षण कौशल बच्चों के लिए अनुकूल है, कौन सा बच्चों के लिए प्रतिकूल है, इसको कैसे समझा जाए। तो विभिन्न अध्यापकों के शिक्षण कौशल पर अगर नजर डाली जाए, शिक्षण कौशल पर पुनर्विचार किया जाए, तो उसमें से जो सबसे सुटेबल है, जिसको बच्चा सबसे ज्यादा पसंद करता है, उस शिक्षण कौशल को समझा जाए। तो उसी के अंतर्गत ये शिक्षण कौशल पहचानने की विधि है। सबसे पहले है यहां पर TOM, शिक्षण कार्य अवलोकन विधि, यानी टीचिंग ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं हम इसको। इससे बहुत सारे पढ़ाने वाले टीचरों का, शिक्षण कार्य कराने वाले लोगों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है और फिर उन्हीं में से सबसे सही विधि को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। दूसरा, IDM यानी साक्षात्कार तथा विचार विमर्श विधि, इंटरव्यू एंड डिस्कशन मेथड। विभिन्न शिक्षाविदों के, टीचरों के या शिक्षण कार्य कराने वाले लोगों के साक्षात्कार और उनसे आपस में डिस्कशन के द्वारा इस विधि को सॉर्ट आउट किया जाता है या इस विधि को क्लियर किया जाता है कि सबसे सही विधि कौन सी है। नेक्स्ट है यहां पर थर्ड, TOM, फिर से शिक्षक सम्मति विधि यानी टीचर ओपिनियन मेथड।
यानी सभी शिक्षकों से आम सहमति के द्वारा कि सबसे सही और सरल विधि कौन सी है, सुगम विधि कौन सी है। और लास्ट पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि कहते हैं इसे, यह है करिकुलम एंड ऑब्जेक्टिव। पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि का मतलब है करिकुलम एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मेथड। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये 4 शिक्षण कौशल पहचानने की विधियां हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, शिक्षण कौशल के प्रकार। शिक्षण कौशल के प्रकार, इस विषय को लेकर काफी शिक्षाविदों में मतभेद है कि शिक्षण कौशल के प्रकार कितने होने चाहिए या कितने हैं। तो इसको बता पाना कि मैं शिक्षण कौशल के प्रकार इतने हैं, ये कोई एक नहीं है जिससे किसी एक विद्वान ने कहा। तो विभिन्न विद्वानों के, विभिन्न विश्वविद्यालयों के अपने अपने विचार हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर रखे 13 नंबर वाले, तो ये 13 जिन्होंने कहा कि शिक्षण कौशल के 13 टाइप हैं, उसमें डॉक्टर वी के पासी भी है, जिनका स्टेटमेंट भी पढ़ा था अभी। और नेक्स्ट है प्रोफेसर एलन एंड रॉयन, इन्होंने कहा कि 14 यानी 14 शिक्षण कौशल के प्रकार हैं। और 15 कहने वाले डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर ममगाई हैं। नेक्स्ट 13 कहने वाले डॉक्टर जंगीरा भी हैं, जिन्होंने 13 कहा था, यानी 13 वाले 2 नाम यहां पर। और नेक्स्ट है 18 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय शिक्षण के 18 टाइप बताता है। और एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा मध्य प्रदेश, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा भारत, ये है शिक्षण के 21 विधियां। तो खैर जो भी है, एक बार आपको इनको देखना चाहिए, शिक्षण कौशल के प्रकार। अच्छा, अब आते हैं हम प्रमुख प्रकार। हमें इन सब 15 या 18 या 21 प्रकारों पर कुछ नहीं करना है, हमें खास खास इसके प्रकारों पर आपके सामने रख देता हूं कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले यहां पर दिखा जा रहा है खोजक प्रश्न कौशल, यानी स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन कहते हैं इसको। तो प्रोबिंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछकर, प्रश्न पूछकर इसमें आंसर पता करने की कोशिश की जाती है छात्रों से। फिर छात्र के रिस्पॉन्स को देखा जाता है, अगर वो रिस्पॉन्स सही करता है, अगर नहीं कर पाता है तो इसको एनालिसिस किया जाता है, तब उसे कुछ हिंट दिया जाता है और उसके आधार पर बच्चे का विश्लेषण किया जाता है। इस पर हम अभी काम करने वाले हैं। नेक्स्ट दूसरा है प्रस्तावनात्मक कौशल, इंट्रोड्यूसिंग स्किल। नेक्स्ट है पुनर्बलन, स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट। एंड नेक्स्ट है 4th श्यामपट कौशल, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। 5th एंड 5वां स्पष्टीकरण कौशल, या इसे व्याख्यात्मक कौशल भी कहते हैं या व्याख्या कौशल कहते हैं, एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट है उद्दीपन परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। एंड नेक्स्ट दृष्टांत कौशल, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। और लास्ट है कक्ष प्रबंधन कौशल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। ये 8 स्किल आपके सामने आ रहे हैं। तो 1 बाय 1 थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले थी हमारे पास खोजक प्रश्न कौशल विधि, दिस इज स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। इसमें क्या क्या, इसके 5 कंपोनेंट्स यानी 5 घटक हैं। इसमें क्या क्या करना पड़ता है वो सबसे पहले संकेत, इसके अपने घटक यानी खोजक प्रश्न कौशल विधि के हैं कि छात्र और शिक्षक के मध्य जो जो खास खास बातें आए दिन होती रहती है, उसके संदर्भ में ये विधियां आपके सामने हैं कि खोजक प्रश्न कौशल विधि के 5 घटक हैं। सबसे पहले है संकेत। संकेत के माध्यम से, जैसे आप किसी बच्चे से प्रश्न पूछते हो तो वो प्रश्न बताने में असमर्थ है, तो आप उसे कुछ हिंट देते हो, उसके आसपास की बातें बताते हो, तो तब जाके वो अपने उत्तर को देने में सक्षम हो जाता है और उसे आसानी से उत्तर मिल जाता है। तो इससे आप विश्लेषण कर सकते हैं कि बच्चे को अगर सही संकेत दिया जाए और उसके आसपास की बातों के बारे में बताया जाए, बच्चा तुरंत ही आंसर दे सकता है। इसे कहते हैं प्रोबिंग या प्रॉम्प्टिंग। तो स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन में सबसे पहले संकेत था। दूसरा है विस्तृत सूचना, सीकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन। आप बच्चे से पूछना चाहते हो, बच्चे किसी विषय में बहुत कुछ बताने के बाद अचानक रुक जाता है, तो फिर थोड़ा सा और चाहते हो कि बच्चा और कुछ बताए, इसलिए आप बच्चे से और उसके बारे में विस्तृत बोलने को कहते हो, यानी उसके बारे में और जानकारी बताने को कहते हो। और फिर बहुत सारे क्लास के बच्चे भी इस बारे में कुछ न कुछ बता देते हैं, तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे पास मिल जाती है, उसे कहते हैं सीकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट पुनः केंद्रीकरण, रीफोकसिंग। आप बच्चे को फिर से बार बार कहते हो कि कुछ और बताओ इसके बारे में, कुछ और चीजें इसके बारे में, उसके आसपास की कुछ और चीजें बताने लगते हो, फिर धीरे 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 बच्चा ओपनली अपनी बातें, अपने विचार रखने लगता है, उसे कहते हैं पुनः केंद्रीकरण या रीफोकसिंग। एंड नेक्स्ट है पुनः प्रेरणा, रीडायरेक्शन। एक प्रश्न को अलग अलग छात्रों से पूछना, इसमें कि एक ही प्रश्न के उत्तर को आप अलग अलग छात्रों से चाहते हैं और फिर जो सबसे सटीक उत्तर होता है उसको सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह शिक्षण कौशल का महत्वपूर्ण पार्ट, रीडायरेक्शन। एंड नेक्स्ट है आलोचनात्मक सृजकता, मतलब क्रिटिकल अवेयरनेस। इसमें आप आलोचनात्मक शब्द का यूज हो रहा है, तो आप बच्चों से क्वेश्चन पूछने के बाद क्यों और कैसे से उत्तर चाहते हैं, फिर उस सब्जेक्ट के बारे में चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, तब बच्चा उसके बारे में अधिक से अधिक
आंसर अधिक से अधिक बातें आपके सामने रखता है, अगर नहीं रख पाता है तो फिर आप उसकी व्याख्या करते हैं या फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। ये था पहला पार्ट। दूसरा है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल प्रायः नए पाठ की शुरुआत, जब आप कोई नया चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं उसके समय प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रस्तावना कौशल क्या है? प्रस्तावना कौशल नए पाठ की शुरुआत के समय प्रयोग किए जाने वाला कौशल है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप का प्रश्न बनाता है कि नए पाठ की शुरुआत के समय प्रयोग किया जाने वाला कौशल कौन सा है, तो प्रस्तावना कौशल कहते हैं इसको। इसमें जब आप नया पाठ शुरू करते हैं तो अपने प्रभाव को, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए थोड़ा सा कहानियों के माध्यम से शिक्षण की शुरुआत करते हैं। जैसे यहां पर लिखा भी गया है कि आप कहानियों द्वारा शिक्षण की शुरुआत कर सकते हैं, या कविता माध्यम से या कविताओं के माध्यम से शिक्षण को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं। और फिर मैथ अगर पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तो उसमें रेखा चित्र, प्रकृति चित्र या भूगोल पढ़ा रहे हैं तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। इससे मतलब शिक्षण थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा और बच्चों की अच्छी तरह समझ में आएगा। और थर्ड पार्ट है पुनर्बलन, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसमें ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे मोटिव्स का या ऐसे मोटिवेशन का प्रयोग किया जाता है जिससे मतलब बच्चों की ओर से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, मतलब अनुक्रिया होने की संभावना रहती है। जैसे आप बच्चे से कुछ प्रश्न पूछते हो तो उसमें प्रयोग करते हो प्रशंसा, मतलब उसकी प्रशंसा करने लगते हो, और पुरस्कार, उसको पुरस्कार देते हो। इससे बच्चे में थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, या फिर कभी उसके नेगेटिव में आलोचना भी कर सकते हो। तो ये पुनर्बलन एक ऐसा बल है, ऐसा फोर्स है जो बच्चे को अच्छा करने के लिए और बुरा करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए इसके दो टाइप हैं। अगर घटक कहेगा तो अलग से पुनर्बलन के 8 है, लेकिन प्रकार कहेगा तो 2। पहला है पॉजिटिव यानी सकारात्मक, और दूसरा है नकारात्मक नेगेटिव। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, उसमें भी वर्बल और नॉन वर्बल करके यहां पर 2 पार्ट बनाए हैं। पॉजिटिव यानी सकारात्मक कर रहे हैं, वर्बली कह रहे हैं यानी शाब्दिक रूप से कह रहे हैं, जैसे अच्छा है, उत्तम है, शाबाश, या फिर बहुत अच्छा। ये सब शाब्दिक होते हैं, ये सकारात्मक है। शाब्दिक यानी वर्बल। कभी अब ऐसा नहीं करें पीठ थपथपा रहे। नॉन वर्बल क्या होता है? पीठ थपथपाना, मुस्कुरा देना, या उसकी बात को ध्यान से सुनना, अच्छा रिस्पॉन्स करना, ये सब सकारात्मक पुनर्बलन है। तो जो शाब्दिक और अशाब्दिक 2 रूप में यहां पर सामने आए। नकारात्मक में नेगेटिव देखिए, इसमें क्या हो सकता है कि आप बच्चे की आलोचना करते हैं, बच्चे की बात को गलत कहते हैं, गलत, या उसे कुछ बेवकूफ कहते हैं, या उसे गधा कहते हैं क्लास के सामने या सबके सामने, उससे उसमें निगेटिविटी आती है। वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। अशाब्दिक में जैसे नाराज हो जाते हैं, आपके हाव भाव से पता चल जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, बच्चे को लग रहा है कि आप गुस्से में हैं, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते, आंखें दिखाते बच्चों को, या किसी प्रकार का इस टाइप की नेगेटिव गतिविधियों को करते हैं, तो ये माना जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, इसी कड़ी में चौथा पार्ट आपके सामने आया है, महत्वपूर्ण है श्यामपट्ट कौशल या व्याख्या कौशल इसे कहते हैं। तो मैं श्यामपट्ट कौशल से संबंधित प्रश्न, इससे संबंधित कई स्टेटमेंट भी बताए गए हैं। जिस प्रकार कहा गया कि श्यामपट्ट का उतना ही महत्व है जैसे फर्नीचर का है, जैसे चौक का है, या जैसे स्कूल में अन्य चीजों का है, उतना ही श्यामपट्ट का महत्व है। तो इसमें टीचर और बच्चों के मध्य संबंध मजबूत हो जाते हैं, अनुशासन बनाए रहता है। तो इसके क्या क्या घटक है, कंपोनेंट्स क्या है, तो सब सामने कि श्यामपट्ट में क्या क्या बातें होनी चाहिए आपके पास, अक्षर स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, ये बातें श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय सीधे अक्षरों का प्रयोग किया जाए, समानांतर पंक्तियों, अक्षरों का आकार संतुलित होना चाहिए, कभी बड़े कभी छोटे इस प्रकार के नहीं होने चाहिए। और रंगीन चौक का प्रयोग कर सकते हैं आप, सुंदरता स्पष्ट रेखा चित्र बना सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो मतलब ये सब जब करते हैं आप ब्लैक बोर्ड में, तो इसका मूलभूत उद्देश्य क्या रहता है, इसमें क्या क्या आपको उद्देश्य रहता है और क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। देखिए इससे क्या फायदे हैं श्यामपट्ट का सही प्रयोग करने से। ये कहता है कि अगर आपका श्यामपट्ट का सही प्रयोग करते हैं तो उसमें आपका सही शिक्षण कौशल है, तो इससे क्या होगा, अध्यापन में विविधता आएगी। मतलब अध्यापन रोज एक जैसा नहीं होगा, अध्यापन में अलग अलग प्रकार की विविधता दिखेगी आपकी, शिक्षण रुचिपूर्ण हो सकेगा और ध्यानाकर्षण बढ़ेगा, बच्चों का उसके प्रति ध्यान बढ़ेगा और डाइवर्ट नहीं होंगे बच्चे, अनुशासन बना रहेगा। शिक्षक बोर्ड के सामने खड़ा है तो उससे अनुशासन बने रहेगा और कठिन को सरल करने में सहायक होता है श्यामपट्ट। और अशुद्धियां, स्पष्ट तथा दिशा संबंधी ज्ञान, इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बार बार आप अशुद्धियां लिखते हैं तो आप अपनी अशुद्धि को सबके सामने लिख रहे हैं, तो धीरे धीरे आप खुद भी अपनी अशुद्धि को दूर करेंगे और बच्चा भी इनसे कुछ सीखता रहेगा। तो ये श्यामपट्ट का बहुत ज्यादा महत्व है। और नेक्स्ट यहां पर है एक्सप्लेनिंग, यानी स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्पष्टीकरण, इसे कहते हैं व्याख्या कौशल। इसमें क्या होता है कि व्याख्या की जाती है। देखिए सरलतम शुद्धतम व्याख्या होनी होती है,
यानी आप व्याख्या कर रहे हैं किसी बात की, एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज को, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका सरल होना चाहिए, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और जो आपका सब्जेक्ट है, विषय वस्तु, उस पर जो जिस सब्जेक्ट पर आप पढ़ाने आए हैं या जिस सब्जेक्ट के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और आपका जो भी आप वहां पर बातें कर रहे हैं वो आपके विषय वस्तु को लेकर ही होनी चाहिए, सब्जेक्ट बेस होनी चाहिए, नहीं है ना। तो नेक्स्ट है स्पष्टीकरण में, क्रमबद्ध हो, सार्थक हो, जो आप पढ़ाते हैं या लिखाते हैं वो क्रमबद्ध होना, एक सही सीक्वेंस में होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, सही सटीक होना चाहिए और लॉजिकली ठीक ठाक होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए, ताकि बच्चों और टीचर के मध्य किसी प्रकार का मतभेद न हो। अच्छा, इसी में जो मैं बता रहा था आपको, स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनिंग मेथड में, व्याख्या कौशल में 7 मुख्य घटक यहां पर सामने रखे गए हैं। क्या क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं एक एक करके। तो सबसे पहले यहां पर आया है कि कथन का स्पष्ट प्रयोग, जो आप कहते हैं उसको सही क्लियर प्रयोग करें। दूसरा, प्रवाहपूर्ण भाषा, जब आप पढ़ाते हैं तो आपकी भाषा प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए, तारतम्य होनी चाहिए, आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं उस पर। नेक्स्ट, असंबद्ध कथनों से बचें, मतलब कि इस प्रकार की स्टेटमेंट आप नहीं बोलें जिससे कक्षा में वातावरण खराब हो या कक्षा में किसी प्रकार का नकारात्मक माहौल बने। छात्रों के बीच बीच में पूछते भी रहे, भी ये बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। मतलब इसके अंतर्गत छात्रों से बीच बीच में पूछना, ताकि छात्र एक्टिव रहे, सक्रिय रहे और ध्यान लगा के पढ़े। सही शब्दों का प्रयोग करें, जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो सही शब्द होने चाहिए और विचार तथा कथनों में जोड़ने वाली शब्दावली होनी चाहिए। मतलब आप मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने पढ़ाने के तरीकों को बदल सकते हैं, वो सब इसके घटक हैं। ये था हमारा स्पष्टीकरण यानी व्याख्या कौशल। और 6 पाठ है इसका, उद्दीपन परिवर्तन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। कहता है कि ये कहां पर प्रयोग की जाती है, या छात्रों का ध्यान केंद्रित करने और पाठ के प्रति रुचि पैदा करने हेतु शिक्षक द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना उद्दीपन परिवर्तन है। मतलब छात्र जो अध्यापक जो पढ़ा रहा है छात्रों को, कि पाठ के प्रति कैसे रुचि पैदा हो बच्चों में, और शिक्षक अपने किस प्रकार के व्यवहार परिवर्तन से छात्रों का ध्यान केंद्रित कर सकता है, छात्रों को बोर्ड के प्रति या अपने विषय के प्रति मोड़ सकता है। ये सब अध्यापक के ही गुण हो सकते हैं। इसे कहते हैं, जब ऐसा वो करने के लिए कुछ तरीके अपनाता है, इसे कहते हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। इसमें क्या क्या होता है, खास खास बातें, इसके घटक कौन कौन से हैं। शरीर संचालन, आपका बॉडी मूवमेंट कैसा है पढ़ाते वक्त, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, दूसरा है मुख मुद्रा और हाव भाव, जब आप पढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार के हाव भावों का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी मुख मुद्रा कैसी है, ये सब गेस्चर कहते हैं इसको। नेक्स्ट है स्वर में उतार चढ़ाव, बोलने यानी पढ़ाने वक्त या शब्दों का प्रयोग करते सब वक्त बोलने में आपकी भाषा में एक निश्चित फ्लो होना चाहिए, और इसे कहते हैं चेंज इन स्पीच पैटर्न। और नेक्स्ट है भाव केंद्रीकरण, फोकसिंग, बच्चों और आपके मध्य एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए। और नेक्स्ट है छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन, मतलब छात्रों और शिक्षक के मध्य किसी प्रकार का मतभेद और दूरी नहीं होनी चाहिए, और उनमें किसी प्रकार की दूरी नहीं हो, ताकि छात्र बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकता है और समझ सकता है अपनी बात, मतलब अध्यापक की बातों को। नेक्स्ट है मौन विराम, मतलब टीचिंग को बोरिंग होने से बचाने के लिए मौन विराम यानी बीच में ब्रेक आवश्यक है, और कभी कभी अचानक व्यवहार में परिवर्तन करना भी आवश्यक है। और लास्ट है दृश्य श्रव्य क्रम में परिवर्तन और अपने पढ़ाने के तरीकों में इन चीजों का प्रयोग करना। ये है इसके पार्ट। उद्दीपन परिवर्तन में क्या क्या करना पड़ता है, यानी अध्यापक पढ़ाते वक्त जो अपने व्यवहार में अचानक परिवर्तन लाता है वो सब इसमें आता है। और लास्ट है, सेकंड लास्ट है दृष्टांत कौशल, इलस्ट्रेटिंग एग्जाम्पल्स, यानी उदाहरण देकर समझाना बच्चों को। अब उदाहरण देकर समझाना भी एक महत्वपूर्ण मेथड है। इसमें क्या क्या बातें कही गई देखिएगा, ये भी 2 प्रकार का है। शाब्दिक यानी वर्बल एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कहानी सुना सकते हैं आप, कविता सुना सकते हैं, किसी घटना के बारे में बता सकते हैं, या कोई ऐसा चुटकुला सुना सकते हैं ताकि बच्चों का ध्यान केंद्रित रहे। या फिर अशाब्दिक पक्षों में जैसे आप मॉडल दिखा सकते हैं, मॉडल के माध्यम से बता सकते हैं, या चित्र मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। और अंतिम और लास्ट है कक्ष प्रबंधन कौशल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। इसमें उचित कक्षा वातावरण तथा अनुशासन बनाने हेतु आवश्यक शिक्षण है। अगर आपको लगता है कि अगर कक्षा का माहौल उचित हो, किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो पढ़ाने में, तो आप कक्षा कौशल प्रबंधन यानी क्लास रूम मैनेजमेंट स्किल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें खास खास बातें जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं वो ये है कि इसके जो कंपोनेंट्स घटक हैं उसमें क्या है, अधिगम रोचक, ताकि आपका पढ़ाने का
समय और पढ़ाने का तरीका ये सब रोचक बना रहे। नेक्स्ट, अनुशासन बना रहे, अधिगम उद्देश्यपूर्ण हो, जिस चीज की को आप पढ़ा रहे हैं उसका कुछ उद्देश्य हो, इससे बच्चों को प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में वृद्धि हो, यानी छात्र शिक्षक अंतःक्रिया बनी रहे और वांछित व्यवहारों में परिवर्तन होता रहे। ये है भैया इसका आठवां और अंतिम घटक। ये खास बात है। तो ये था शिक्षण कौशल और शिक्षण कौशल के विभिन्न प्रकार के मेथड और शिक्षण कौशल क्यों आवश्यक है और किस प्रकार शिक्षक अपने व्यवहार में लाए गए परिवर्तन से, अपने शिक्षण कौशल विधियों से बच्चे के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, ताकि शिक्षा के अलावा सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व की पूर्ति हो। तो ये था आज का हमारा विशेष टॉपिक, शिक्षण कौशल। इसी के सेकंड पार्ट में शिक्षण की विधियां मैं आपके सामने रखूंगा और मैं समझता हूं कि आयोगों के अलावा ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित विशेष टॉपिकों में से है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।